गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको तुम कब जाओगे अतिथि पाठ की छोटी सी समरी बताई थी। शुरुआत के कुछ पाठ का एक्सप्लेनेशन दिया था। शरद जोशी के बारे में बताया था। अब हम उसके आगे चलते हैं। हमने आपको यहाँ तक बता दिया था कि लेखक उम्मीद करता है कि उसका अतिथि मेहमानवाजी की छाप अपने हृदय में लेकर के किसी ट्रेन से चला जाएगा। लेखक बहुत आग्रह करेगा और वो रुकने का आग्रह करेगा, मगर उसका अतिथि नहीं मानेगा और वो चला जाएगा। लेकिन देखिए क्या हुआ उसमें आगे। पर ऐसा हुआ नहीं। लेखक ने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली, अपने दुख अपने कष्ट को अपने मन ही मन में हमने पी लिया। हमको बहुत दिक्कत हो रही थी, अपनी परेशानी को झेल लिया, क्योंकि अपनी आर्थिक सीमाओं को लेखक ही जानता था। उसके घर का बजट गड़बड़ हो रहा था, सामान्य स्थिति नहीं थी, लेकिन फिर भी ऊपर से प्रसन्न दिखने का आवरण उड़ गए। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, अर्थात तुम्हें अच्छे से अच्छा भोजन करा चुके थे, वहां से नीचे उतरकर हमने फिर भोजन के दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की थी। अब दूसरे दिन भी लेखक का अतिथि रुका रहा तो उन्होंने उनको लंच कराया और फिर इन्होंने क्या किया, रात में उन्हें फिल्म दिखाने भी ले गए, पिक्चर हॉल भी ले गए। हमारे सत्कार का ये आखिरी छोर था। इसके बाद लेखक इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े, चाहे कोई भी अतिथि इनके यहाँ कभी आया हो, इससे आगे उन्होंने उसका सत्कार नहीं कर पाया। उनकी विवशता थी, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि लोगों का इस तरह से मनोरंजन कर सके। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वो भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था, जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन पर छोड़ने जाते, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। लेखक का कहना है कि मैंने तुम्हें डिनर करा दिया, लंच करा दिया, फिल्म दिखा दिया। उसके बाद वो उम्मीद कर रहा था कि ऐसी भावभीनी हृदय को छू लेने वाला वैसा विदाई का क्षण आना चाहिए था कि तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने के लिए जाते, सी ऑफ करने जाते, परंतु तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तीसरे दिन की सुबह, अब 2 दिन बीत गए, तीसरे दिन की सुबह अतिथि ने लेखक से क्या कहा कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था, जिसकी आशा ना की जाए। अप्रत्याशित में अ प्लस प्रति प्लस आशा प्लस इत, मूल शब्द है आशा, और इसकी चोट मार्मिक थी। लेखक को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की बात उसका अतिथि करेगा कि भाई मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। धोबी के घर से तो 3-4 दिन में कपड़े धुल कर आते, 1 हफ्ता भी लग सकता था। तुम्हारे सामीप्य की बेला एकाएक यूं रबड़ की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान नहीं था। लेखक ने कहा कि तुम्हारा साथ रहते हुए ये समय इतना लंबा खिंच जाएगा, इसका मुझे अनुमान नहीं था, बिल्कुल जानकारी नहीं थी। ऐसा इसका एहसास मैंने नहीं कर रखा था कि तुम इतने लंबे समय तक मेरे घर पर रुक जाओगे। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वो मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। हमारे धर्म में, वेद में, पुराण में, सब में बताया जाता है कि अतिथि देवो भव। अतिथि जो भी हमारे घर अतिथि आता है, मेहमान आता है, वो हमारे लिए देवता के समान होता है। और यदि हम एक दृष्टि डालें तो देवता थोड़े समय के लिए, ईश्वर थोड़े समय के लिए हमको दर्शन दे करके चला जाता है। आज परिस्थितियां बदल गई हैं, लोगों के घरों में जगह की कमी हो गई है, आर्थिक कमी की वजह से, पैसे की कमी की वजह से, समय की कमी की वजह से, स्थान की कमी की वजह से लोग मेहमान को ज्यादा समय तक झेल नहीं पाते, बहुत समय तक उनका स्वागत सत्कार नहीं कर पाते, और मेहमान सोचता है कि हम अपना घर छोड़ के आए तो हमें राजा बन के रहेंगे इस घर में। तो आज स्थितियां बदल गई हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, चीजें बदलती हैं। तो लेखक ने यहाँ पर कहा है कि अतिथि हमेशा देवता नहीं होता, वो मानव होगा, मानव में कुछ कमियां और कुछ अच्छाइयां होती हैं, और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है।
उसको अपने अतिथि पर इतना गुस्सा आ रहा है, अपने गुस्से को प्रकट नहीं कर पा रहा है कि कुछ कुछ अंशों में राक्षस के गुण भी अतिथि में होते हैं। फिर इन्होंने कहा, जब उसने कहा कि धोबी को कपड़े देने, तो इन्होंने कहा कि किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, लॉन्ड्री पर जल्दी धुल जाएंगे। मन ही मन एक विश्वास चल रहा था कि तुम्हें जल्दी पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। मन में क्या लेखक ने सोचा था कि लॉन्ड्री में कपड़े धुल जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे और ये चले जाएंगे। कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं, मैंने कहा, और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। लेखक ने कुर्ता पहना और ये लोग लॉन्ड्री की ओर चल दिए। पत्नी, जो अभी तक इनकी इतनी चर्चा सुन रही थी, इनकी आपसी संवाद सुन रही थी, उसने पूछा कि इन कहाँ जा रहे हैं? अपने पति से पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, लेखक ने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एक का एक बड़ी हो गई, अचानक बड़ी बड़ी हो गई। गुस्सा चढ़ा हुआ था उसके मन में। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर गोल कर दिया था। अर्थात लेखक के पत्नी की आंखें इतनी सुंदर थी, इतनी बड़ी बड़ी थी कि लेखक ने उनसे विवाह ही कर लिया था, अपना अकेलापन समाप्त कर दिया था। एक तक उनकी आंखें बड़ी देख करके वो इम्प्रेस हुए थे, पर अब जब आंखें बड़ी होती हैं, वही आंखें, तो लेखक का मन छोटा होने लगता है, अर्थात उसे लगता है कुछ ना कुछ होने वाला है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों तक ठहरेगा, मतलब अभी इसको जाने का कोई इरादा नहीं है। इस आशंका से, इस भय से उसकी आंखें बड़ी हुई थी कि अरे ये अभी रुकने वाला है क्या। और आशंका निर्मूल नहीं थी, बिना किसी कारण की आशंका नहीं थी। और अतिथि तुम जा नहीं रहे। लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए, जो कपड़े इन्होंने धुलने दिए थे वो धुल कर आ गए, लेकिन तुम यही हो। तुम्हारे भारी भरकम शरीर से चादर पर जो सिलवटें पड़ी थी, चादर बदली जा चुकी है, लेकिन फिर भी तुम यही हो। कितने प्रयास हो रहे हैं हर चीज के लिए, लेकिन लेखक का अतिथि जाने को तैयार नहीं। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई। जब तुम आए थे तो मैं कितना हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, लेकिन अब वो हंसी भी लुप्त हो गई। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे में आकाश में उड़ते थे, अब दिखाई नहीं पड़ते। जो मित्र दो मिले थे आपस में, खूब हंसते थे, मुस्कुराते थे, वो अब बंद हो गया। वहां का माहौल बदल गया है। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र सभी कोनलों में ठप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी। तो अर्थात हर विषय पर बात हो चुकी है, हर विषय पर हमने खुलकर चर्चा कर ली, लेकिन अब कोई बात का विषय नहीं है और बिल्कुल शांति छाई हुई है। अब जो गेंद पड़ी हुई है बीच में, उसे न तुम हिला रहे हो न मैं हिला रहा हूँ, अर्थात न तुम किसी विषय पर बात कर रहे हो न मैं किसी विषय पर बात कर रहा हूँ। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया, आपस की बातचीत समाप्त हो गई और चर्चा के विषय चूक गए, अर्थात खत्म हो गए। क्या क्या विषय थे इनके चर्चा के? परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर दोनों मित्रों ने अपनी पुरानी प्रेमिकाओं का जिक्र भी कर लिया। सारे रोचक विषयों पर इन्होंने बात कर ली थी, लेकिन अब चुप्पी है, शांति है, सौहार्द अब शने शने बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। जो मित्रता के हृदय को अच्छी लगने वाली बात थी, हृदय की सरलता थी, वो सब अब बोरियत में रूपांतरित। कोई भी चीज अगर हम लंबे समय तक किसी चीज पर टिकते हैं तो वो हमारे लिए बोरियत का कारण बन जाता है। जैसे कि लंबी छुट्टियां, जब भी आपको लंबी छुट्टियां मिलती है, एक दिन की छुट्टी बहुत अच्छी लगती है, 2 दिन की छुट्टी, लेकिन जब लंबे समय तक लोग घर में रहते हैं, बच्चे घर में रहते हैं, तो उनको वही छुट्टियां जिसका वो बेसब्री से इंतजार करते हैं, वो बोरिंग लगने लगती हैं। तो मित्र और लेखक को अब अपने मित्र के साथ रहकर बोरियत महसूस हो रही है। भावनाएं कालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं। जो भावनाएं थी अपने मित्र के प्रति, अच्छी भावनाएं थी, वो धीरे धीरे समाप्त हो रही थी और मन में अपशब्द आ रहे थे। प्रकट में तो वो कुछ कह नहीं सकता था, लेकिन मन में अपशब्द आ रहे थे। पर तुम नहीं जा रहे हो, फिर भी नहीं जा रहा है। किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है? तुम किस चीज से चिपक गए हो? कौन सा ऐसा फेविकोल है जिससे तुम यहाँ से नहीं जा रहे हो? कौन सा ऐसा गोंद है जो दिखाई नहीं दे रहा हो? तुम यहाँ से जा ही नहीं रहे हो, हिल ही नहीं रहे हो यहाँ से।
मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ, ना तो मैं समझ पा रहा हूँ, ना मेरे परिवार के अन्य सदस्य समझ पा रहे हैं। बार बार मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। कल पत्नी ने धीरे से पूछा, कब तक टिकेंगे ये? मैंने कंधे उचका दिए। क्या कह सकता हूँ, क्योंकि लेखक को भी नहीं पता। अब वो बड़े पशुपेश में पत्नी पूछती है, लेकिन उसको खुद ही नहीं जानकारी। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ। आमतौर पर जैसे घर में होता है कि खींच कर पत्नी ने कहा, मैं तो अब खिचड़ी बना रही हूँ। तो पति ने क्या बोला, लेखक ने क्या बोला, बनाओ। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी। जो आतिथ्य सत्कार था, सम्मान था लेखक का, मित्र का, वो सब क्या हुआ कि जो जितनी गर्मी थी, जितना आदमी एक्साइटेड रहता अपने, उत्साहित रहता अपने किसी अतिथि के आने पे, वो सब समाप्त हो रहा था। और ये कहाँ पर आ गए, डिनर से चले थे और अभी किस पे आ गए, इनका अंतिम पड़ाव क्या आ गया, खिचड़ी आ गई। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते, अर्थात यदि तुम अभी भी नहीं जाते हो, तो फिर कोई बात नहीं, हम लोग व्रत रख लेंगे, उपवास रख लेंगे, वो भी तुम्हें रखना पड़ेगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे। हमारे तुम्हारे संबंध संक्रमण के दौर से एक उसकी सीमा समाप्त हो चुकी है और दूसरे काल में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात हमारे संबंध बदल रहे हैं, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं। तुम्हारे जाने का ये चरम क्षण है, तुम जाओ ना अतिथि। इससे पिक पॉइंट नहीं आएगा, इससे उच्च क्षण नहीं आएगा, और अब तुम चले ही जाओ। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना? मैं जानता हूँ दूसरे के यहाँ सभी को अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा हो तो नहीं सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसीलिए गाए गए। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़ें। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, लेखक कह रहा है, पर तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है। स्वीट होम इसलिए कहा जाता है कि हम अपने घर में बहुत इत्मीनान से रहते हैं, खुले रूप में रहते हैं, हमको कोई टोकने वाला नहीं रहता, जिस तरह चाहे उस तरह से रहते हैं। लेकिन दूसरे के घर में इतने लंबे समय तक रुकना, लेखक कहता है तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज होती है, और गेट आउट भी एक वाक्य है कि अभी तक मैं शराफत का जामा पहने हुए हैं, लेकिन एक सेंटेंस और है डिक्शनरी में, गेट आउट, वो भी बोला जा सकता है। लेकिन मुझको मेरे संस्कारों ने जकड़ रखा, अपने नियंत्रण में कर रखा है, इसलिए लेखक ये शब्द नहीं बोल सकता अपने अतिथि से। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी, सूरज की जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर पड़ेगी, रोशनी बिस्तर पर पड़ेगी, वह तुम्हारे यहाँ आगमन के 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। 4 दिन तो तुमने पूरे बिता लिए, अगर तुम आज भी रुके रहते हो तो सुबह जब सूर्य की किरणें तुम्हारे बिस्तर पर आएंगी तो वो 5वें दिन की सूर्य की परिचित किरण होगी, अर्थात वो भी तुम्हें पहचान गई होगी। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। हो सकता है तुम्हारे मन में ऐसा ख्याल आ जाए कि हमको वापस लौटना है। लेखक ने कहा कि मेरी सहनशीलता की भी वो अंतिम सुबह होगी, या तो तुम्हारे मन में अपने आप स्वतः ही प्रश्न आ जाए, ये निर्णय आ जाए कि हम वापस चलते हैं, नहीं तो मेरी भी सहनशीलता, मेरी जितना भी मैंने अपने को नियंत्रण में कर रखा है, वो भी मेरी भी अंतिम सुबह होगी, और उसके बाद में स्टैंड नहीं कर सकूंगा, मैं रुक नहीं पाऊंगा, अपने को रोक नहीं सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है। लेखक क्या संबोधित कर रहा है अपने अतिथि को कि मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, अतिथि की पूजा करनी चाहिए, उसका आतिथ्य करना चाहिए, उसका सत्कार करना चाहिए, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। मैं कहाँ तक अपने आर्थिक, अपने स्थितियों को नजरअंदाज कर सकता हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं हूँ। तुम देवता हो सकते हो, अतिथि को देवता कहा जाता है, लेकिन मैं देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रह सकते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है। लेखक का कहना है कि देवता तो थोड़ी देर के लिए आते हैं, दर्शन देकर के लौट जाते हैं। तुम अगर देवता हो, अतिथि देवो भव, तो तुम देवता हो तो तुम लौट जाओ अतिथि। अब तो 5वां दिन होने वाला है, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। तभी तक तुम देवता की पदवी पा रहे हो जब तक मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। ये मनुष्य अपनी वाली पर उतरे, अर्थात अपने
अपमान करने पर उतरे, उससे अच्छा है उससे पूर्व तुम यहाँ से लौट जाओ। और लेखक के मन में अंत में फिर ये प्रश्न आता है कि उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। तो ये बहुत रोचक पाठ था लेखक का। यद्यपि इस पर एक फ़िल्म भी बनी है, लेकिन आपने हो सकता देखी भी हो, लेकिन वो इससे पूरी तरह से अलग है, चैप्टर से बिल्कुल अलग थीम को लेकर के वो फ़िल्म बनाई गई है। तो आशा है आपको पाठ पसंद आया होगा, क्योंकि और उम्मीद करेंगे कि आप किसी के यहाँ इस तरह के अतिथि बनकर नहीं जाएंगे।